नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पहली बार लग रहा है कि अदालतें कुछ ऐसे चेहरों पर सख्त दिखाई दे रही हैं जिनको आम तौर पर अभी तक शायद अपनी कृपा का पात्र बनाया हुआ था। ममता बनर्जी के प्रति कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत सख्त रुख ही था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शाहजहां शेख को जो एसआईटी गठित की थी, जो सीआईडी को जांच सौंपी गई थी, उसे सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ा। और ईडी भी इधर काफी सख्त तेवरों के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। वो अवमानना का केस चलाना चाहती है और उसकी भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं, पिछले 2 दिन में घटी हैं, जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि अदालतें अब थोड़ा-सा सख्त रुख कर रही हैं। ऐसे स्वच्छंद, ऐसे उद्दंड या ऐसे अराजक और कानून और संविधान को भी ताक पर रखने वाली पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के प्रति, जिनके बारे में ये धारणा बन गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतें इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में संरक्षण दे रही हैं और इसी से इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि ये जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। एक ममता बनर्जी सरकार को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट का जो सख्त रुख रहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बंगाल पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, वो तटस्थ नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से इस संदेश खाली मामले की जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए शाहजहां शेख को सीबीआई और ईडी के सुपुर्द किया जाए। और ममता बनर्जी ने उसे बचाने के लिए, संदेश खाली के शैतान को बचाने के लिए क्या-क्या नहीं किया। पहले तो जो कहा गया था कि कल कहा गया था कि आप शाम तक उसे ईडी और सीबीआई के सुपुर्द कर दें और बाकायदा इस पूरे मामले की जांच ही सीबीआई को सौंप दी थी, ईडी को सौंप दी थी कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और उसके पूरे दस्तावेज, पूरी फाइल वगैरह, एफआईआर वगैरह सब वहां शिफ्ट होनी थी। लेकिन पहले दिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पहले दिन तो सुपुर्द किया ही नहीं गया। अगले दिन यानी आज जब हम बात कर रहे हैं, सुबह ही सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस मामले को रुकवाने के लिए, इस आदेश को रुकवाने के लिए। और प्ली क्या थी कि चूंकि अभी सीआईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, तो इसमें सीबीआई को लाने की जरूरत नहीं है, सीबीआई को ये केस देने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इस मामले में फैसला करेंगे और लंच के बाद करेंगे। लेकिन शाम तक भी इस मामले को मेरिट पर नहीं लिया गया और इसकी त्वरित यानी इमरजेंसी सुनवाई से हाई कोर्ट ने एक तरीके से इनकार कर दिया। उधर जब सीबीआई और ईडी को शेख शाहजहां की सुपुर्दगी नहीं मिली, तो वो अवमानना का मामला लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गई और कई अधिकारियों पर अवमानना का मामला दर्ज करने के आदेश भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने दे दिए। एक नई डेडलाइन भी दे दी कि आज शाम को 4:15 बजे तक ममता सरकार को शेख शाहजहां को उनकी सुपुर्दगी में देना ही पड़ेगा। 4:15 बजे तो नहीं दिया, पर मेडिकल जांच वगैरह के बाद शाम तक उसे अल्टीमेटली सीबीआई की सुपुर्दगी में दे दिया गया।
तो एक तो ममता बनर्जी पर शिकंजा कसा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। दूसरा केस जो है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर अलग-अलग राज्यों में जाकर के रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं और ओबीसी, दलितों की और गरीबों की बात करने के नाम पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ उद्योगपतियों के नाम लेकर के निचले स्तर के अटैक कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के एक मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। और राहुल गांधी की जो भाषा है, जो शैली है, जो तरीका है, उस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। और हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो इस मामले को देखे। वैसे तो हाई कोर्ट को ही इस मामले को देख लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के स्क्रू जो हैं वो टाइट किए हैं। एक एडवाइजरी जारी की गई है, उनको सलाह दी गई है या उनको ये कहें कि दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे उनको परेशानी उठानी पड़े। यानी भाषा को संयमित रखें, आरोप लगाते समय तथ्यों का ध्यान रखें और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की चीजें ना की जाए। अब देखते हैं, राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है, पार्टी में भी उन्होंने किसी की सलाह लेना बंद कर रखा है और बहुत सारे लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब तक कांग्रेस की लुटिया नहीं डूब जाएगी तब तक वो शांति से बैठेंगे भी नहीं। उनको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि उनके बहुत सारे करीबी सहयोगी जा चुके हैं। कुछ ने अभी हाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, अभी गुजरात के भी 2 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, उससे पहले महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। एक लंबी लिस्ट है जो अब इनके नेतृत्व को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। तीसरी घटना हुई है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। ईडी 8वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल के उपस्थित न होने पर अदालत पहुंची है। अदालत में फिर से उसने शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद और सारे समन को वैध बताने के बावजूद पूछताछ के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। और वो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने ईडी से भी ये कहा था कि 12 मार्च के बाद की कोई तारीख दें। वो 12 मार्च का इंतजार इसलिए कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाए और ये कहें कि साहब वो तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। वही तो आम आदमी पार्टी के सुपरस्टार और सुपर प्रचारक हैं। तो उनको ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई एजेंसी उठा करके जेल में डाल देगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा। तो अब कोर्ट ने ये कहा है कि हम कल इस मामले की सुनवाई करेंगे। पहले तो 16 मार्च दी थी अदालत ने कि 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल निजी रूप से अदालत में हाजिर हों और ये बताएं कि वो क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं और बार-बार कोई ना कोई बहाना बना करके या समन को अवैध बता करके, गैर कानूनी बता करके बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के हमें बताएं। अब उसको भी इन्होंने ढाल बना लिया। इन्होंने सोचा कि 16 मार्च तक की तो मुझे इजाज़त अब कोर्ट से ही मिल गई है, जबकि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इस बीच ईडी कोई नया समन जारी नहीं कर सकती या इनको तलब नहीं कर सकती है। कोर्ट ने तो ये कहा है कि आप यहाँ आकर के बताइए कि आप क्यों नहीं गए हैं।
बल्कि कोर्ट ने तो इनको एक्यूज बताया था। कोर्ट ने तो सारे समन को कानूनी बताया था, वैध बताया था कि कोई भी सरकारी समन नोटिस इश्यू होता है तो वो अवैध नहीं होता है और आपको उसमें सहयोग करना होता है, आपको जाना ही होता है। तो अरविंद केजरीवाल की भी मुझे लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो 3 चेहरे हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, जिन पर कोर्ट का शिकंजा कसा है। और राहुल गांधी को तो चुनाव आयोग ने एक तरीके से सख्त किया है कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल में ही थे और वहां पर संदेश खाली की महिलाएं भी पहुंची थी। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की है और नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी इस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर माँ, माटी और मानुष का नारा देकर के आई थी, लेकिन वो संदेश खाली के जो शैतान हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब तो अपराधी तय करते हैं कि उनको कब पेश होना है, कब गिरफ्तारी देनी है, कब जेल जाना है और कब नहीं जाना है। पश्चिम बंगाल में जैसे शासन नाम की चीज ही नहीं रह गई है। और इस मौके का एक ये फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर उठाया कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी अपनी सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया है, इसका बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। और साथ में जो संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं उनसे आकर के मिली हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में जो वातावरण बना है और जिस तरह से ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इसमें और आक्रामकता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके नतीजे क्या होंगे? बहुत सारे पॉलिटिकल जानकार हैं जिनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो 18 सीटें जीती थी, उसमें तो उनको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार इससे कहीं ज़्यादा सीटें जीतने वाली है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। ममता बनर्जी का एक बयान भी आज आया है, जिसमें वो कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये चुनाव के समय ही आते हैं, पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सवाल तो बहुत बड़े खड़े होते हैं और ममता बनर्जी पर ही खड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि ईडी पर जो अटैक कराया गया था शेख शाहजहां और उनके साथियों के द्वारा, उस मामले में एफआईआर होने के बावजूद उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ शाहजहां शेख 55 दिन तक फरार कैसे रहा। और जैसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको गिरफ्तार करने के आदेश दिए कि 7 दिन में उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, वैसे ही 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कैसे कर लिया। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगाल पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि शाहजहां शेख कहाँ है? क्या उसकी जानकारी में था? वरना 24 घंटे के भीतर उसे कैसे गिरफ्तार कर लिया और 55 दिन तक वो कैसे फरार रहा? और गिरफ्तारी के बाद भी उसके लिए एक एसआईटी गठित कर दी गई, सीआईडी को जांच सौंप दी गई। और जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने देखा कि जांच के नाम पर बस लीपापोती हो रही है, तो उसने कहा कि इस मामले में बंगाल पुलिस पर तो विश्वास
किया ही नहीं जा सकता। ये बेहद गंभीर और संगीन मामला है। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए और ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व हो। और ईडी को संभवतः कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसलिए इन्वॉल्व होने को कहा है क्योंकि ये करीब 1,000 करोड़ के घोटाले का मामला है, जिसकी जांच के लिए ईडी गई थी और ईडी पर तब अटैक किया गया था। ये इस मामले में एक मंत्री ऑलरेडी जेल में है, मलिक। ये राशन घोटाले का मामला है। ये कोविड काल में हुआ था। कई 100 करोड़ रुपए का घपला इसमें बताया गया है और ईडी इस मामले में इन्वॉल्व पहले से है। लेकिन शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट का जो नया आदेश है, इससे निश्चित रूप से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ममता बनर्जी संभवतः शाहजहां शेख को सेंट्रल एजेंसीज के कब्जे में देने से इसलिए बचने की कोशिश कर रही थी कि शाहजहां शेख ने अगर जबान खोल दी, अगर बहुत कुछ बक दिया, तो उनके लिए, उनकी सरकार के लिए और कुछ दूसरे नेताओं के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और वैसे भी चुनाव का समय है, वो तो तुष्टीकरण की खुली राजनीति करती हैं। तो ऐसे में अगर सेंट्रल एजेंसीज के कब्जे में शाहजहां शेख पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।